हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस और ये है चैप्टर नंबर 2 की कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज सिंस 1991 ग्लोबलाइजेशन। जी हां दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियोस में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, साथ ही साथ देखा कैसे दुनिया एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी और इंडिया इसमें कहीं भी पीछे नहीं छूट रहा था। तेजी से ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हम भी आगे बढ़ रहे थे। अब हम आज की इस वीडियो में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और पॉलिटिकल इश्यूज क्या क्या ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में आए हैं वो एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल इश्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेनली फोकस ऑन द फॉलोइंग। यहां पर सबसे पहली चीज जो एकदम अहम फोकस था वो यही था, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। कहीं ना कहीं लोगों को अहमियत समझ में आ रही थी डेमोक्रेसी की। जो इससे पहले वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के पीरियड में जो भी देखा गया, कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और कम्युनिज्म से अब पीछा छुड़ाना जरूरी हो गया है। डेमोक्रेसी को अपनाने सारे देश लगे थे। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद ज्यादातर मुल्क जो थे वो डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे थे। पार्टिसिपेटरी स्टेट, जहां लोगों की सरकार हो, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस जैसे शब्दों का प्रयोग अब ज्यादा होने लगे था और कहीं ना कहीं लोगों को चुनने का अधिकार होना चाहिए, सिलेक्ट करने का अधिकार होना चाहिए, ये भावना भी अब जाग चुकी थी और इसीलिए ज्यादातर देश अब डेमोक्रेसी का महत्व समझ रहे थे। क्योंकि इन अ पार्टिसिपेटरी स्टेट ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी आर इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ पॉलिसी, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस फोकस ऑन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं पहला जो पॉलिटिकल इशू यही था कि कुल मिलाकर के सभी देश अब डेमोक्रेसी के पक्ष में नजर आ रहे थे, इसका इंपॉर्टेंस समझ रहे थे। बात करें अगर दूसरे पॉइंट की यहां पर, तो ये है अगला पॉइंट, पोजीशन ऑफ द स्टेट। ये भी एक पॉलिटिकल इशू उस जमाने में बना 1990s के बाद। इट इज बीइंग आर्ग्यूड दैट कहीं ना कहीं जो पावर है, जो स्टेट है, इट इज बिकमिंग लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द स्टेट इज सोवरेनिटी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रेड करने के चक्कर में, ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हम हमारे सोवरेनिटी को, आजादी को खो दें। क्योंकि हम तो आसानी से किसी के साथ भी व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करने के लिए हमारी बॉर्डर्स, हमारी बाउंड्रीज जो हैं ओपन हो रही हैं, ओपननेस को अपना रही हैं। तो क्या इससे हमारे स्टेट के पोजीशन को खतरा है? ये भी एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ था। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इज लिंक्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट। क्योंकि भारत की अगर बात करें तो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई ही बिजनेस करने के लिए थी और फिर ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो ये एक झटका हम पहले से खा चुके थे। तो क्या ग्लोबलाइजेशन वाकई में अपनाना चाहिए? क्या इससे हमारे स्टेट के पोजीशन को कोई खतरा नहीं होगा? ये भी एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ था। दिस इज द राइट ऑफ द स्टेट टू मेक लॉज विद इन इट्स टेरिटरी। इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इज बीइंग चैलेंज्ड फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल चैलेंजेस कम फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। कहीं ना कहीं ये बाहरी चैलेंजेस आते हैं क्योंकि यार ग्लोबलाइजेशन अपनाने वाले को इंटरनेशनल लॉ अपनाना पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन करने वाले देश को रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से भिड़ना पड़ता है। कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट हो जाता है, मार्केट आपका ओपन हो जाता है। आज हमारे देश में चाइना आके बिजनेस कर रहा है, दुबई वाले आके बिजनेस कर रहे हैं, अमेरिकन बिजनेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट ग्लोबलाइज हो गया है। ग्रोइंग एनवायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स एक्सेट्रा, ये एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। इसके अलावा इंटरनल चैलेंजेस भी देश के सामने आते हैं, जैसे कि डिक्लाइन ऑफ नेशनल कंसेंसस, ग्रोथ ऑफ एथनिक नेशनलिज्म, एक्टिविज्म ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एक्सेट्रा। कहीं ना कहीं ये जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड खतरा है या देश के लोकल्स को खतरा है कि यार बाहरी कंपटीशन झेलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बाहरी ताकतें ज्यादा हावी हो जाएंगी, उनके बिजनेस ज्यादा चलेंगे, लोकल बिजनेस नहीं चलेंगे। ये इंटरनल चैलेंजेस भी हम फेस कर रहे हैं। इश्यूज लाइक एनवायरमेंट, जेंडर एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स हैव टेकन द सेंटर स्टेज। तो ये भी एक खतरा माना जाता है। बात करें नॉन स्टेट एक्टर्स की, तो ये वो है जो कहीं ना कहीं एनजीओस के रूप में सामने आते हैं।
जी हाँ, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटरी एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सभी का भला चाहती हैं, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज के ऊपर बात करती हैं। क्योंकि ये जो बाहरी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, ये आपके एनवायरनमेंट का ख्याल क्यों रखेंगे? ये तो आएंगे भाई आपके रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, आपके यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज करने के लिए। तो ऐसे में नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल भी एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ है। इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिविल सोसाइटी दैट हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू नॉन स्टेट एक्टर्स। जैसे जो सरकार में नहीं है, ऐसे voluntary organization and non-governmental organization have started to become more important. Today, international relations is not relations between states. It also includes non-state actors. कहीं ना कहीं इन संस्थाओं का जो तरीका है आंदोलन करने का और बात अपनी पेश करने का, ये बहुत महत्वपूर्ण आज के इस दौर में हो चुका है। They play an important role in promoting humanitarian issues. जो मुद्दे हैं इंसानियत से जुड़े हुए, उन मुद्दों को उठाने में ये संस्थाएं बहुत आगे आकर के काम कर रही हैं। Besides organizations like the Amnesty International, Greenpeace movement, terrorist organizations are also non-state actors. तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के बाद सिक्के के दोनों ही पहलू, अच्छे और बुरे, ये सामने आ रहे हैं। बात करें अगले इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू की, तो वो है ह्यूमन राइट्स। बहुत बड़ा मुद्दा, जी हां, बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आता है दोस्तों। आप जरूर इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है ये। ग्लोबलाइजेशन के बाद ह्यूमन राइट्स का तो यार बहुत बुरा हाल हुआ है। कहीं ना कहीं कोशिशें हर सरकार ये करती हैं कि ह्यूमन राइट्स को पाला जाए, अच्छे से संजोया जाए, संभाला जाए, मगर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन की आड़ में ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन खतरे में तो आता ही है। इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट एजेंडा, बट देयर इज अ नीड टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अप्रोचेस टू ह्यूमन राइट्स ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। द थर्ड वर्ल्ड holds that economic development has to precede before civil and political rights, and that a greater value needs to be placed on community and family than on individual rights. कहीं ना कहीं आपको बिजनेस, ट्रेड और आपके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उतना ही जोर आपको आपके फैमिली वैल्यूज पे, आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग पे भी देना चाहिए, इंडिविजुअल के राइट्स को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। भारतीय संविधान क्या कहता है? तो भाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल लेज स्ट्रेस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय की बात करता है हमारा संविधान, एंड लुक्स एट फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ एज प्राइमरी नीड्स ऑफ सिटीजंस। कहीं ना कहीं ये जो रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन की बेसिक और बुनियादी सुविधाएं हैं, इसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज्यादा फोकस करता है। इट इज फर्दर आर्ग्यूड दैट इन द डिजायर टू अचीव डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देयर इज एन अनड्यू एम्फेसिस ऑन लिबर्टी राइट्स एंड नॉट वेलफेयर राइट्स ऑफ द पीपल। कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि हम वेलफेयर राइट्स पर, कि हमें एज अ कंट्री लोगों को तक क्या देना है, सरकार को क्या पहुंचाना है, ये वेलफेयर जो राइट्स हैं ये मिलने चाहिए। Therefore, countries should have the right to interpret human rights in accordance to their history, culture, polity and economy. Thus, the broad application of Western approach to human rights that focuses on civil and political rights and freedoms as priority would have to be tempered with the ground situation mentioned above. तो कहीं ना कहीं on paper हालात आपको अच्छे लगते हों, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन ग्राउंड पर उतनी अच्छी नहीं है। उसे सुधारने के लिए ह्यूमन राइट्स का एजेंडा, ये पॉलिटिकल इशू बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हर एक को मिलकर के सुलझाना चाहिए। Let us see some examples to understand these issues in detail. India is a signatory to various international treaties. हमने भी कई इंटरनेशनल ट्रीटीज यानी बॉन्ड्स को और अग्रीमेंट्स को साइन किया है। ऑर्गेनाइजेशन और कन्वेंशंस का हम भी हिस्सा हैं। एज अ मेंबर ऑफ WTO, इंडिया इज रिक्वायर्ड टू फॉलो सम रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस। हमें कई अलग अलग इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ता है। ट्रीटीज लाइक इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान or the Faraka agreement with Bangladesh requires India to follow the agreement in matters of sharing of waters of the Indus and the Ganga. कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ये जो अग्रीमेंट्स हैं हमारे, इसके तहत हमें इंदस रिवर और गंगा रिवर का पानी जो है इन दोनों देशों के साथ शेयर करना पड़ता है। इसके अलावा कई ऐसे ही दूसरे भी पैक्ट्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस रेज ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज एंड पुट प्रेशर ऑन लोकल गवर्नमेंट्स। एमनेस्टी हैज बीन क्रिटिकल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स पोजीशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन रीजन्स लाइक कश्मीर। तो कश्मीर के ऊपर जो हमारा स्टैंड है उसको लेकर एमनेस्टी ने भी कई बार क्रिटिकल जो है हमारे पोजीशन को माना है। When Chernobyl disaster took place, the effects of radiation spread across Europe.
Such environmental disasters cannot be restricted to a nation's boundaries. European countries were forced to cooperate and take action to ensure that ill effects do not harm their population. तो कहीं ना कहीं जब ऐसे डिजास्टर्स होते हैं, ऐसे डिजास्टर्स के दौरान भी बहुत ज़रूरी है कि एक हो करके एक दूसरे की मदद करके बहुत सहजता के साथ एकदम अच्छे से, क्योंकि शर्नोबिल जो है ये एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था और इस न्यूक्लियर एक्सीडेंट में जो रेडिएशन फैला था वो बहुत ही खतरनाक था। तो इससे बचने के लिए या इससे इल इफेक्ट्स इसके ना हार्म करें पॉपुलेशन को, सबको साथ में आना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज ने ये कॉपरेशन जो है किया था। इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन हैड अप्रोच्ड द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट इट्स कॉज ऑफ अपोजिशन टू बिग डैम्स एंड हैड इंटरनेशनलाइज्ड द इशू। कहीं ना कहीं ये भी एक इशू जो है बड़ा उठा था मुद्दा और फाइनली इसमें दखलंदाजी की गई थी। देयर हैज बीन एन अपोजिशन टू द बिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन जैतापुर एंड कुडंकुलम। Political parties and NGOs have opposed the building of these projects despite getting proper clearance। तो कहीं ना कहीं आंदोलन ऐसे चलते ही हैं। जैसे ये फोटोग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं एजिटेशन चला था न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ कुडंकुलम में और इसके खिलाफ काफी प्रदर्शन भी किए गए थे। इन सभी केसेस की बात करें तो स्टेट सोवरेनिटी वाज चैलेंज्ड बाय दीज ग्रुप्स। कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप्स थे इन्होंने सरकारों को, स्टेट के हुक्मरान को बहुत ज्यादा चैलेंज किया था। These are some of the challenges that the state face from internal and external factors. Therefore, it is argued that the role of the state is slowly reducing। कहीं ना कहीं जो वैल्यू होती है वो रिड्यूस होते जा रही है, रोल रिड्यूस होते जा रहा है। In the economic sphere, it is reducing because of the increasing importance of the private sector। पैसे वाइज अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की बढ़ोतरी की वजह से पब्लिक सेक्टर का महत्व कम हो रहा है। एंड इन पॉलिटिकल स्फीयर द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेशर्स हैव रिड्यूस्ड द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो कहीं ना कहीं क्या स्टेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है ग्लोबलाइजेशन में। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड इट्स फीचर्स स्टिल रिलेवेंट? इज देयर अ विड्रॉवल ऑफ द स्टेट एज एन एजेंसी ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट? तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इन बातों पर ध्यान देते हैं। Let us look at the main elements of state। क्या क्या करना होता है एक सरकार को, क्या क्या करना होता है एक स्टेट को। As a state, the main elements are territory, sovereignty, government and people। आपको बॉर्डर्स की सुरक्षा करनी है सरकार होने के नाते, देश की सरकार होने के नाते आपको सरकार को अच्छे से चलाना है और लोगों को संभाल करके अच्छे से उनका ख्याल रखना है। Today the territory of the state still remains intact। States still talk of nationalism and national integration। The concept of sovereign government यानी आजाद भारत, आजाद गवर्नमेंट also continues to exist। It is true that some of its power have reduced to international treaty obligations, but the authority of the state remains। कहीं ना कहीं बड़े बड़े अग्रीमेंट्स और अलग अलग देशों के साथ अग्रीमेंट्स में स्टेट का वैल्यू या हम कह सकते हैं पावर थोड़ा जरूर कम हुआ है, लेकिन आज भी देश की सरकारें बहुत महत्वपूर्ण है और ग्लोबलाइजेशन के बाद भी ये आज भी सफलतापूर्वक कार्यकाल संभाल रही हैं। द राइज ऑफ एथनिक नेशनलिज्म एंड द डिमांड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। कई नए देश बने हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद और कई नए देशों ने अपने कारोबार को सही ढंग से चलाया भी है। बट एज वी सॉ इन द अर्लियर चैप्टर, दिस हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। States that have a strong framework of political institutions, जिनके कॉन्स्टिट्यूशन जबरदस्त हैं, जिनका लेजिस्लेचर, जुडिशरी, कोर्ट कचहरी, अदालत और ब्यूरोक्रेसी जबरदस्त है, दे आर एबल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वो आसानी से इस ग्लोबलाइजेशन नाम के आराम से आगे जो है, इस ग्लोबलाइजेशन नाम के आगे आराम से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इट इज दीज इंस्टीट्यूशन दैट आर एबल टू प्रोटेक्ट द कोर वैल्यूज ऑफ अ कंट्री। जैसे भारत सफलतापूर्वक ग्लोबलाइजेशन के दौर में नंबर 1 बनने की रेस में जबरदस्त तरीके से आ गए। आज भी एक जबरदस्त तरीके से मार्केट दुनिया भर के लिए बना हुआ है। प्रोवाइड सोशल सेफ्टी नेट्स एंड प्रमोट डेवलपमेंट इन द कंट्री। हम भी डेवलपमेंट तेजी से करते जा रहे हैं। डिस्पाइट द मेनी कंसर्न्स अबाउट द लॉस ऑफ सोवरेनिटी, द स्टेट रिमेन्स द की एक्टर इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्फीयर। बिना स्टेट के एक्ट्स के कभी भी ग्लोबलाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता। द पॉपुलर assumption that the emergence of global civil society and increasing levels of cross-border trade, finance and investment flows have made the state
इररिलेवेंट इज रॉन्ग। कहीं ना कहीं ये धारणा गलत है कि अब स्टेट की कोई वैल्यू नहीं है, सब कुछ ग्लोबल हो चुका है, कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि स्टेट आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सरकार, राज्य, आपका देश उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ग्लोबलाइजेशन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज समझ में आ गए होंगे। अगले लेक्चर में दोस्तों हम इसी चैप्टर के आइडियोलॉजिकल इश्यूज को कवर करेंगे। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 की सीरीज को जरूर आप वॉच कीजिए, हर एक वीडियो को समझिए बारीकी से और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक। ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या क्या बदलाव हुए वो एक एक करके हम पढ़ते जा रहे हैं। मिलेंगे फिर एक बार दोस्तों कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।